हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं रवि भगत आप लोगों के लिए बीपीएससी टीचर 6 to 8 मिडिल स्कूल के एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा साइंस सब्जेक्ट SCERT के बुक से लिए रहे हैं। पहला चैप्टर है दहन और ज्वाला चीज़ों का जलना। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ पदार्थ तो अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं, कुछ प्रयास करने पर जलाए जा सकते हैं, पर कुछ पदार्थ को जलाना संभव नहीं होता। इसकी जांच करने के लिए पुआल, माचिस की तिल्लियाँ, मिट्टी का तेल, कागज़, पत्थर के टुकड़े, कोयले के टुकड़े एकत्रित कीजिए और अपने शिक्षक महोदय की देख रेख में इन पदार्थों को एक एक कर जलाइए। यदि पदार्थ जलता है तो दाह्य और नहीं जलते हैं तो इसे अदाह्य कहेंगे। 1.1 पदार्थों का दहन और जलने की प्रक्रिया। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी वस्तु को जलाने के लिए क्या चाहिए तो हम कहेंगे कि माचिस या लाइटर। क्या किसी और तरीके से चीज़ों को नहीं जलाया जा सकता है? आइए पता करते हैं। क्रियाकलाप 1। आपने आसपास के 2 पत्थर उठाइए, इसे कसकर आपस में रगड़ने और छूकर देखिए कैसा लगा। अगर इन्हीं पत्थर को अंधेरे में बहुत ज़ोर से एक दूसरे से रगड़ते हैं तो चिंगारी सी निकलती दिखाई देगी। रात के अंधेरे में घर पर ऐसा करके देखिए। किसी ऐसे दिन में जब धूप निकली हुई हो, जब हैंडलेंस और कागज़ लेकर कक्षा के बाहर जाइए और हैंडलेंस से सूरज की रोशनी को कागज़ पर केंद्रित कीजिए। थोड़ी देर में कागज़ को छूकर देखिए क्या महसूस हुआ। हैंडलेंस को वैसे ही कुछ देर तक पकड़े रहिए। ऐसा करने पर क्या होगा? इस अवलोकन के आधार पर सोचिए कि जलने से पहले क्या होता है। किसी चीज़ को जलाने के लिए हमें ऊष्मा या गर्मी की ज़रूरत होती है। असल में जब हम किसी चीज़ों को गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है और जब तापमान किसी निश्चित मान तक पहुंच जाता है तो वह जलने लगता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि माचिस की तिल्ली आप क्यों नहीं जल जाती? क्या जितनी सहजता से कोई कागज़ जल जाता है उतनी ही आसानी से कोई काठ का टुकड़ा भी जल जाता है? वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। जब तक किसी पदार्थ का तापमान इस मान से कम रहेगा वह नहीं जलेगा। अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। किसी पदार्थ को जलाने के लिए हम तापमान तक गर्म करना पड़ता है और किसी को ज़्यादा तापमान तक। पदार्थों का ज्वलन ताप उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों में सूखी घास आग पकड़ लेती है जिससे पूरा जंगल ही आग के लपेटा में आ सकता है, जिसे दावानल कहते हैं। वह पदार्थ जिसका ज्वलन ताप कम होता है आसानी से आग पकड़ लेता है। कभी कभी माचिस की तिल्ली ऐसे ही स्टोव के बर्नर के बगल में आग के ज्वाला से दूर रखने पर भी आग पकड़ लेता है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या कहता है यहाँ पे? किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है।
पेट्रोलियम का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। आप यह जानकर हैरान होंगे कि सफ़ेद फास्फोरस नामक पदार्थ का ज्वलन ताप इतना कम होता है कि वह कमरे के तापमान पर ही जल उठता है। इसीलिए उसे हाथ से नहीं छूते और पानी के अंदर रखना पड़ता है। तो सफ़ेद फास्फोरस कमरे के ताप पर स्वतः जलन ताप इतना कम होता है कि वह कमरे के ताप पर स्वतः ही जल उठता है। आगे हम देखते हैं जलने के लिए और क्या चाहिए। हमने जाना कि जलने की एक आवश्यक करता है कि पदार्थ को गर्म करने के एक निश्चित तापमान पर पहुंचना होता है। क्या जलने के लिए कुछ और भी चाहिए? आइए पता करते हैं। अब क्रियाकलाप 2। आप मेज पर जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर कोई बड़ा सा जार या बोतल रखिए तथा अवलोकन कीजिए। आप पाएंगे कि मोमबत्ती कुछ देर बाद बुझ जाती है। ऐसा क्यों? दूसरी बार जब आप जलती हुई मोमबत्ती को जार से ढकते हैं तो जब उसकी ज्वाला बुझने की स्थिति में आने लगती है उस समय जार को हटा लीजिए। क्या पाते हैं? आप पाएंगे कि मोमबत्ती की ज्वाला पहले की तरह ही हो गई। क्या इससे पता नहीं चलता कि दहन के लिए हवा का होना आवश्यक है? आपने वर्ग 7 में ऑक्सीजन की कहानी में जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा किए गए प्रयोग को पढ़ा होगा। उस प्रयोग को पुनः पढ़ें। आप पाएंगे कि मोमबत्ती को जलने में हवा में उपस्थित ऑक्सीजन गैस सहायक होती है। क्रियाकलाप 3। कागज की कटोरी बनाकर पानी गर्म करना। क्या आप यह जानते हैं कि पानी को कागज की कटोरी में गर्म किया जा सकता है? इसके लिए कागज की कटोरी बना लीजिए तथा उसे जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाइए। आप देखेंगे कि कागज जल जाता है। अब आप एक और कटोरी बनाइए तथा उसमें पानी भरकर मोमबत्ती के लौ के ऊपर ले जाइए तथा कागज की कीप जलने लगी। क्या कागज की कीप जलने लगी? कागज की कोटरी नहीं जलती है। आप पाते हैं कि कागज की कोटरी में ऊष्मा का संचारण जल में होता रहता है और कागज जलने से बच जाता है। आपने देखा होगा 1 नंबर में है लकड़ी वाले चूल्हे में कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। केरोसिन वाले स्टोव में एक छिद्रकार लोहे का गोल वलयकार रचना होती है जिससे होकर नीचे से हवा का प्रवेश होता है, जिससे बर्नर में केरोसिन तेल के भीगे कपड़े की बत्ती में तेल के जलने में मदद करता है। तीसरा है कि आपने यह भी देखा होगा, तीसरा में गैस स्टोव के बर्नर में छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे हवा प्रवेश करती है और ईंधन को जलने में मदद करती है। दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है। इसे उपरोक्त उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। साधारणतया जलना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें 3 चीज़ें का होना आवश्यक है: ज्वलनशील पदार्थ का होना, ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय, हवा की ज़रूरत। आप देखते हैं कि बरसात के मौसम में माचिस की तिल्ली एवं लकड़ी इत्यादि आसानी से नहीं जलते हैं। इससे क्या क्या कारण हो सकते हैं? इसके 2 कारण हैं कि ठंडे में वातावरण का
ताप कम होता है और नमी रहती है। बरसात में नमी ज़्यादा होती है। गर्म के दिनों में नमी की मात्रा कम रहती है तथा वातावरण का तापक्रम ज़्यादा होता है। ऐसे दिनों में आप देखेंगे कि माचिस की तिल्ली एवं गोईठा आसानी से जल जाती है। यदि ये सभी जलावन नम हो तो जलने में कठिनाई होती है। गोईठा, लकड़ी इत्यादि भी केरोसिन डालकर जलाने से जल जाता है। माचिस की कहानी आप लोग देखिए। अगर आप जानते ही होंगे कि पुराने समय में चकमक पत्थरों को आपस में रगड़ने से निकलने वाली चिंगारी से आग जलाई जाती थी। माचिस बनाने का प्रयास सबसे पहले 1680 ईस्वी में हुआ था। रॉबर्ट बॉयलर ने कागज़ के टुकड़े पर सफ़ेद फास्फोरस लगाकर उसे सल्फर लगे कागज़ पर रखा। ऐसा करने पर कागज़ ने आग पकड़ ली। सफ़ेद फास्फोरस बहुत ही कम तापमान पर आग पकड़ लेता है, इस कारण यह बहुत खतरनाक भी होता है। इस तरह से माचिस काफ़ी खतरनाक थी। माचिस का जो रूप आज है उसे बनाने की शुरुआत 1845 में लाल फास्फोरस के आविष्कार के बाद हुई। लाल फास्फोरस अपने आप आग नहीं पकड़ता बल्कि रगड़ने पर ही जलता है। अपने घरों में माचिस की डिब्बी आप देखते होंगे, उसमें तिल्लियों पर लगा रसायन पोटेशियम क्लोरेट होता है। माचिस की तिल्लियों पर लगा रासायनिक पोटेशियम क्लोरेट होता है। डिब्बे पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। माचिस की तिल्लियाँ डिब्बी पर रगड़ने से आसानी से जल उठती है पर अपने आप नहीं जलती, इसीलिए खतरनाक भी नहीं होता। लाल फास्फोरस इस्तेमाल करके पहली बार सेफ्टी माचिस कार्ल लुंडस्टान ने 1855 में स्वीडन में बनाई थी। मोमबत्ती का इतिहास। अब मोमबत्ती का इतिहास देखिए। एक छोटी सी मोमबत्ती के जलने में बहुत सी जानकारी छुपी होती है। आप इसी मोमबत्ती के माध्यम से जलने की प्रक्रिया को और अच्छे से समझने का प्रयास करें। माइकल फैराडे एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत क्षेत्र में काफ़ी काम किया, जिन्हें विज्ञान से काफ़ी लगाव था और विज्ञान के प्रचार के लिए जगह जगह जाकर भाषण देते थे। तब लोगों ने वैज्ञानिक समूह विकसित करते रहते थे। 1860 में उन्होंने लोगों को मोमबत्ती का इतिहास बताया, जिसका सारांश है एक मोम एक ईंधन है, यानी ऊर्जा का रूप है। यह एक हाइड्रोकार्बन है। यह एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। यह मधुमक्खी के छत्ते से भी निकाली जाती है। इसमें एक बत्ती लगी होती है जो चारों ओर मोम से घिरी होती है। अतः इसका नाम पड़ा मोमबत्ती। बत्ती पर भी थोड़ा मोम लगी होती है जिससे जलने लगती है। बत्ती जब जलने लगती है तो इसके आसपास नीचे वाला मोम पिघलने लगता है। पिघली मोम धागे की सहायता से ऊपर चढ़ती है और गर्म होकर हाइड्रोजन और कार्बन देती है। हाइड्रोजन सुनहली ज्वाला के साथ जलकर जलवाष्प बनाता है और कार्बन को भी जलाता है। कार्बन का कुछ भाग भी जाता है जो कि ज्वाला के बाहरी भाग में जलता है। यह काफ़ी मात्रा में ऊर्जा देती है। इस तरह मोमबत्ती प्रकाश और ऊष्मा देती है। उसने यह
उससे यह प्रमाणित किया कि आप भी कर सकते हैं। 50 मिली का एक बीकर या शीशे का गिलास लीजिए, उसमें कुछ बर्फ़ डालिए, बीकर के नीचे एक मोमबत्ती जलाकर रखिए। गिलास या बीकर के नीचे जलवाष्प का उपस्थित होना यह प्रमाणित करता है कि जलने पर जलवाष्प बनता है और जो गैस इससे निकलती है उसे अगर चूना पानी के अंदर बहाया जाए तो इसका दूधिया हो जाना इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मौजूदगी को दर्शाता है। क्रियाकलाप 4, आपने दिए में तेल के भीगे बत्ती को देखा होगा। रुई में तेल सोखकर ऊपर आता रहता है और जलता रहता है। बिल्कुल इसी तरह से पिघली हुई मोमबत्ती में ऊपर की ओर चढ़ती है। अब आप कह सकते हैं कि क्या कि मोमबत्ती में यह पिघली हुई मोम जलती है। क्रियाकलाप 5, एक मोमबत्ती की लौ के अंदर बत्ती के ठीक ऊपर कांच की नली लगाइए, दूसरी ओर एक जलती हुई माचिस की तिल्ली ले जाइए। क्या हुआ, अवलोकन कीजिए आप। क्या हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती के अंदर बत्ती के ठीक ऊपर से जो सफ़ेद धुआं निकलता है यही असल में जलता है, यानी मोमबत्ती में मोम की वाष्प जलती है। आइए एक और प्रयोग से इस अनुमान की पुष्टि करते हैं। क्रियाकलाप 6 में अब हम लोग चलते हैं। एक मोमबत्ती जलाइए, इसे 1-2 मिनट तक जलने दीजिए, इसके बाद इसे बुझा दीजिए। आपको एक सफ़ेद धुआं की लाइन सी दिखाई देगी। एकदम जल्दी से एक जलती हुई तिल्ली धुएं की इस लाइन के पास लाइए। क्या हुआ, बत्ती को जलती हुई तिल्ली से छूकर बिना ही हमने मोमबत्ती जला दी। आपने अपने शब्दों में इसकी व्याख्या करें। जब हम मोमबत्ती की बात को माचिस से जलाते हैं तो सबसे पहले बत्ती को जलाने से गर्मी पैदा होती है, जिससे तापमान बढ़ने लगता है। इससे ठोस मोम द्रव और फिर द्रव मोम को वाष्प में बदला जाता है। अंत में मोम की यह वाष्प ऑक्सीजन से क्रिया करती है। अंत में मोम की यह जो वाष्प होता है ऑक्सीजन से क्रिया करती है। क्रियाकलाप 7, क्या आपको मोमबत्ती की लौ में कोई काला भाग दिखाई देता है? कांच की मुड़ी हुई नली को इस बार इस काले भाग से टकराइए। इस बार धुआं का रंग कैसा दिखता है? लौ के इस दूसरे हिस्से में मोम के जलने से बना कार्बन मौजूद होता है। क्या कभी आपने सोचा कि आग गर्म क्यों होती है? हमने पाया कि जब किसी पदार्थ को जलाया जाता है तो ऊष्मा निकलती है। आइए यह समझने की कोशिश करें कि ईंधन को जलाने पर इतनी ऊष्मा क्यों निकलती है। जब किसी ईंधन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। यह नया पदार्थ काफ़ी अस्थायी होता है, जिस प्रक्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिसका ऊष्मीय मान बहुत ज़्यादा होता है। अतः आग गर्म होती है। अपने घर, खेत खलिहान, दुकानों और कारखानों में भी कभी आग लगते देखा या सुना होगा। जब आप जानते हैं कि झारखंड का खनिज इलाका आज भी आग के लिए संवेदनशील है। झारखंड
के खनन क्षेत्र में आग लगना आम बात है। यदि आपने इस तरह का कोई घटना देखी है तो इसकी चर्चा कीजिए। आग पर नियंत्रण कैसे करें? अब हम लोग बढ़ते हैं, आग पर नियंत्रण कैसे करें। क्या आपके निकटस्थ शहर या नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? क्या कभी आपने आग बुझाते हुए देखा है? साधारणतया वह आग पर जल डालती है। जब ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा कर ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करती है। ऐसा करने से आग का फैलाव बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो जलवाष्प बनती है वह बाहरी वायु की आपूर्ति बंद कर देती है और आग बुझ जाती है। आग फैलाव को रोकने के लिए 3 में से किसी एक को कम करना पड़ेगा। बाह्य पदार्थ को हटा देना, ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देना, उससे ज्वलन ताप को बढ़ा देना। आइए अब आग बुझाने वाले संयंत्र जिसे अग्निशामक कहा जाता है उसके बारे में जानें। अग्निशामक 2 तरह का होता है। एक जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च दाब पर भरा होता है। दूसरा जिसमें कांच के एक शीशे में अम्ल और जिस पात्र के कांच का बोतल रखा होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का विलय रखा जाता है। आग बुझाने की प्रक्रिया में जब कांच की बोतल का मुंह तोड़ा जाता है तो यह अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है जो आग का हवा के संपर्क तोड़ देता है, जिससे आग बुझ जाती है। अब सरकारी आदेश के अनुसार कार्यालय, संस्था तथा मल्टी स्टोर बिल्डिंग में इन्हें रखना अति आवश्यक है। कुछ सावधानियां पर भी ध्यान देना आवश्यक है। जहां बिजली से आग लगती है वहां पानी का उपयोग नहीं किया जाता है। जहां तेल में आग लगा हो पानी नहीं डालिए, क्योंकि पानी तेल से भारी होने के चलते नीचे हो जाती है और आग बुझ नहीं पाएगी। आप पेट्रोल पंप के नज़दीक बाल्टी में बालू रखा देखे होंगे। ज़रा सोचिए ऐसा क्यों? क्या आपने अपने नज़दीक अग्निशामक सेवा का टेलीफोन नंबर नोट किया? पटना में इसका नंबर 101 या 0612 222 2223 है। आपके आसपास अगर कहीं आग लग जाए तो तुरंत अग्निशामक सेवा को टेलीफोन करने के लिए नज़दीक के अग्निशामक का संपर्क अवश्य रखिए। अग्निकांड क्यों? कोयले के खानों में कोयले को स्वतः दहन से कई खतरनाक अग्निकांड के बारे में आपने सुना होगा, जिससे हर एक वर्ष बहुत जान माल की क्षति होती है। जंगल में स्वतः अग्निकांड या तो अधिक गर्मी से हो सकते हैं या कभी आकाशीय बिजली के गिरने से या कभी कभी पौधे के आपसी रगड़ से। हम त्योहारों पर जो पटाखे जलाते हैं यह भी अग्निकांड का प्रमुख कारण हो सकता है। विस्फोट एक तरह से तीव्र दहन का उदाहरण है। क्रियाकलाप 8। आप मोमबत्ती की ज्वाला और रसोई के स्टोव ज्वाला के रंग को ध्यानपूर्वक देखिए। मोमबत्ती के ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं, बाहरी भाग, मध्य भाग और आंतरिक भाग। आइए अब इसे क्रमवार समझें। बाहरी भाग नीले और अद्वितीय होता है जहाँ पूर्ण दहन होता है। बाहरी भाग जहाँ पूर्ण दहन होता है यह क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा उपलब्ध होता है, यह सबसे गर्म होता है। मध्य भाग पीली, चमकीली और दीप्त क्षेत्र है। यहाँ कुछ कार्बन के कण भी होते हैं। ये गर्म होकर वाष्पित हो जाते हैं और चमकने लगते हैं। यहाँ पर भी पूर्ण दहन नहीं होता क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ
भी कम मिलता है। एक आंतरिक क्षेत्र बत्ती के एकदम नज़दीक होता है। यह काला रंग का होता है क्योंकि कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं। यह सबसे कम गर्म क्षेत्र है। जैसे कि आप पहले जान चुके हैं कि ईंधन जलने से विभिन्न प्रकार के गैसें हवा में मुक्त होती है। इन गैसों का भी हमारे वायुमंडल को प्रदूषण करने में बहुत बड़ा योगदान है। एक और तो धुआं से जीवन परेशान है, वहीं वनस्पतियां भी इनसे बर्बाद हो रही है। ईंधन विशेषकर जीवाश्म ईंधन के जलने से नाइट्रोजन, सल्फर इत्यादि के विभिन्न ऑक्साइड बनते हैं जो बादल के साथ अम्ल वर्षा करते हैं। जहाँ तक संभव हो हमें धुआं रहित चूल्हे, आदर्श ईंधन का विशेषता रखने वाले पदार्थ का उपयोग में लाना चाहिए। इसी विस्तृत की जानकारी आपने वायु जल प्रदूषण में दिया गया है। तो ये हम लोग अभी तक जो पहला चैप्टर देख रहे थे और इसमें जो हम लोग क्या क्या सीखे उसका मुख्य टॉपिक अब हम लोग देखेंगे। तो हमने क्या क्या सीखे इसे हम लोग देखते हैं कि पहला लाइन यहाँ दिया हुआ है क्या, दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है, यानी ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच की अभिक्रिया। यानी दहन जो है एक रासायनिक अभिक्रिया है, यानी ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच की यह अभिक्रिया है। खाना बनाने से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हमें ईंधन की आवश्यकता होती है। खाना बनाने से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हमें ईंधन की आवश्यकता होती है। आगे है, दहन के लिए बाह्य पदार्थ ऑक्सीजन का उपलब्धता और उससे के ज्वलन ताप तक पहुंचने की आवश्यकता है। दहन के लिए जो है बाह्य पदार्थ, ऑक्सीजन उपलब्धता और उसके ज्वलन ताप तक पहुंचने के लिए आवश्यक होता है। यानी 3 चीज़ की आवश्यकता होती है, बाह्य पदार्थ, ऑक्सीजन और उसका ज्वलन ताप आगे दिया हुआ है। आगे हम लोग क्या सीखे हैं इससे, वह क्षेत्र जहाँ पदार्थ का पूर्ण दहन होता है ज्वाला का बाहरी क्षेत्र है। वह क्षेत्र जहाँ पर पदार्थ का पूर्ण दहन होता है वह ज्वाला का बाहरी क्षेत्र होता है। ऐसा क्षेत्र, आगे अगला है, ऐसा पदार्थ जो लौ पर गर्म करने पर जल जाते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो लौ पर गर्म करने पर जल जाते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। जो पदार्थ लौ पर गर्म करने पर नहीं जलते हैं और ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। जो पदार्थ लौ पर गर्म करने पर नहीं जलते हैं और ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। यह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थ के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थ के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। अब हम लोग दहन चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं। पानी डालने पर आग कैसे बुझ जाती है? तो इसका सही जवाब हम लोग अभी पढ़े क्या, इसका सही जवाब होगा कि ज्वलनशील ताप जो है इसका पानी डालने पर कम हो जाता है और आग बुझ जाती है। इसका सही जवाब हुआ ज्वलनशील ताप कम हो जाने के बाद आग बुझ जाती है। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बनता है? अगला प्रश्न है कि अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाता है तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए किया जाता है कि ये कंबल लपेट देने से आग
का जो संपर्क जो होता है वायुमंडल से टूट जाता है, ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण आग बुझ जाती है। इसीलिए जो है जब किसी व्यक्ति के आग के चपेटे में आ जाता है तो उस पर कंबल लपेट दिया जाता है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि कभी कभी जंगल में अपने आप लग जाती है, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए हो जाता है कि जंगल में पेड़ की डालियां आपस में जब आंधी चलती है तो रगड़ाती है, तो रगड़ाने पर इसका जो जलन ताप जो है बहुत बढ़ जाता है, यानी वो लकड़ी के जलने के तापक्रम के बराबर हो जाता है और वहाँ ऑक्सीजन की उपलब्ध रहती है और वह लकड़ी एक जंगल में खुद दाह्य पदार्थ उपलब्ध रहता है, इसी कारण जो है जंगल में कभी कभी आग लग जाती है। इसी तरह अगला प्रश्न है, इसी तरह ज्वाला का 3 क्षेत्र होता है, बाहरी क्षेत्र, मध्यम क्षेत्र और आंतरिक क्षेत्र। घर के आग से होने वाली सावधानियों से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं, अपने साथ चर्चा कीजिए, तो आप लोग खुद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 5 नंबर में ठीक है, अभियुक्त स्थान हम लोग देखते हैं। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस पदार्थ का ज्वालाताप कहलाता है। ठीक हो गया। और उसके बाद डैश कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। सफ़ेद फास्फोरस जो है कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि ईंधन के जलने पर उष्मा डैश और डैश बनता है, उष्मा और प्रकाश बनता है। पेट्रोल का ज्वालाताप केरोसिन के ज्वालाताप से डैश होता है तो कम होता है। सही गलत चूज करें। कागज़ की कटोरी में पानी डालकर गर्म करने पर कागज़ जल जाता है, गलत। दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है, सही है। लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है, गलत। चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है, सही है। चलिए, अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, ये भी सही है, जिससे कि इसका उपयोग जो है अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैसे ही तेल पे पानी देंगे तो पानी जो है तेल के नीचे बैठ जाएगा, तेल ऊपर आ जाएगा और आग नहीं बुझेगी। इस प्रकार हम लोग अभी बीपीएससी बिहार टीचर मिडिल स्कूल के जो अभ्यर्थी जो कि इस बार एग्ज़ाम बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं टीचर का, बीपीएससी का एग्ज़ाम जो देने वाले हैं टीचर का, उसका अभी हम लोग देखें। 8वां क्लास का ये था, 8वां वर्ग का SCERT बुक का है। तो आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम जैसे लगातार हम वीडियो डालेंगे आपको जैसे ही वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू टू वॉचिंग वीडियो।